आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू को लेकर आज एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है। जेडीयू को कई विधायक, जेडीयू के जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं है। और साथ ही उन्होंने यह भी कह डाला कि अब किसी भी कीमत पर बीजेपी नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। तो जो ये दावा बीजेपी के सुशील मोदी कर रहे हैं कि बिहार में भी टूट होकर रहेगी, और बीजेपी के सिर्फ सुशील मोदी नहीं है बल्कि बीजेपी के एक लाइन में कई नेता हैं जिन्होंने कहा है कि टूट होकर रहेगी। चिराग पासवान को आप सुन लीजिए, उन्होंने भी कहा है कि टूट होकर रहेगी। उनके भी संपर्क में कई नेता हैं। यानी कि जो होगा वो महाराष्ट्र से भी ज्यादा बड़ा और बवाली होगा। तो जरा पहले देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से, ताकि आपको पता चले कि इस खबर के बाद, इन दावों के बाद क्या और भी रिएक्शन आए हैं, इसकी सच्चाई क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिली। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है और बहुत जल्द जेडीयू में दो फाड़ होने वाला है। नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा। सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं। एनसीपी की तरह जेडीयू में भी विद्रोह होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू और कांग्रेस में टूट का दावा किया है। यदि नीतीश कुमार जी पर भरोसा घट गया होगा बिहार के विधायकों का, तब तो जरूर होगा। बड़ा स्पष्ट झलकता है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के कोई फैक्टर नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई और नेताओं ने जेडीयू में बड़ी टूट का दावा बहुत जल्द होने का किया है। सुनिए बयान। कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे होंगे, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मौखिक रूप से घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव को। और जितने भी बिहार के सांसद और विधायक हों, भविष्य की चिंता में फंसे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा, दोबारा हम चुनाव जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। यकीनन अपने भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। परिणाम स्वरूप कई और दूसरे दलों के संपर्क में, मेरे खुद के संपर्क में। जेडीयू और आरजेडी की ओर से बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। लालू ने ताल ठोकते हुए कहा, हम उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो वहीं ललन सिंह ने बीजेपी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बात कही। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है तो क्या करोगे? और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। एनडीए के नेता आखिर जेडीयू में ही टूट का दावा क्यों कर रहे हैं, तो उसकी कुछ वजहें भी हैं। दरअसल आरजेडी से गठजोड़ के बाद जेडीयू कैडर असहज महसूस कर रहा है। 2025 में तेजस्वी को विरासत सौंपने की नीतीश की बात से भी जेडीयू के अंदर खाने नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए, सुहेली मेहता जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। सुहेली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारती मेहता होंगी प्रवक्ता जेडीयू से। एजाज अहमद जी प्रवक्ता आरजेडी से पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील पांडे जी आपका भी। लेकिन आज हम डिबेट को जरा पत्रकारों से ही शुरू करते हैं। सुनील पांडे जी, सबसे पहले आप, बिहार में टूट की बात लगातार एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, और आपको ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष की बैठक हुई, ये हुई, उसके पहले क्या हुआ, और शाम तक तो और भी खबर आ गई नई चार्जशीट वाली, तो उस पर तो बहस है नहीं, लेकिन हम बहस करना चाह रहे हैं, हम चर्चा करना चाह रहे हैं इस बात को लेकर कि जो बिहार में टूट हो जाएगी, बीजेपी कह रही है हमारे संपर्क में है, पारस जी के संपर्क में भी है, चिराग पासवान के संपर्क में है, ये बड़ी जल्दी नेता संपर्क में हो जाते हैं। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि आप इस सारी घटनाओं के पीछे मुंबई की जो घटना घटी है, राजनीतिक घटना घटी है, उसके आलोक में आप देखना चाहते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विवेक, सत्ता ही सत्य है और सत्ता के पीछे ही पूरा जीवन कटता है, आम लोगों से लेकर राजनेताओं तक। राजनेताओं की बात होगी तो सत्ता उनके लिए हर कुछ है, हर कुछ उसी के लिए ये काम हो रहा है। अब बिहार में क्या बदलाव होगा और क्या ये पार्टियां टूटेगी, ये कोई आश्चर्य का विषय थोड़े बन पाएगा। मिलना बिछड़ना एक गीत है, उसी के संदर्भ में आप देखिए कि टूटना और जुड़ना, कहां से कौन टूट रहा है, कहां जुड़ रहा है, ये सेवा भाव है।
सेवा से इतने ओतप्रोत राजनेता आजकल हो गए हैं, पार्टियां हो गई है कि सेवा के लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। और जब सेवा करना है तो न कोई पार्टी लाइन काम करती है, ना आपका कोई तर्क काम करता है, ना आपका कोई भाव काम करता है। चूंकि सत्ता पाना है, सत्ता में रहना है, तो हर कुछ कबूल है और इसके लिए वो हर हाल तक जा सकते हैं। इसलिए टूट होगी नहीं होगी, चूंकि हम लोग पिछले 17 सालों में तो यही देख रहे हैं, कई बार इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन गैर प्रासंगिक हो जाता है अपना बिहार। मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूं कि सब कुछ तो सही है, लेकिन हम कहां हैं, आम बिहारी कहां है, बिहार के लिए सोचने वाले कौन है। सत्ता के लिए सिर्फ फुटबॉल तो होते रहता है, ये सीजनल प्ले नहीं है। 365 दिन इस बात की चर्चा बिहार में होती है कि फलनवा फलनवा से मिल गया है, चिलनवा को चिलनवा के यहाँ देखा गया है, यहां से वहां हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हथकंडा जो है, हथकंडा मैं कह रहा हूं, इससे कई लोग असहमत होंगे, जो केंद्र की एजेंसियां हैं, जो अभी हाल फिलहाल जो आज ही की जो बात है, ये बड़ी घटना है, इसका असर तो पड़ेगा। आपको याद होगा नीतीश जी जब पिछली बार महागठबंधन से बाहर निकले थे तो कहीं ना कहीं यही स्थिति बनी थी। तो आज फिर नीतीश जी के लिए एक माहौल बन रहा है। अब देखना ये होगा कि कितना हद तक ये निर्णय हो सकता है। सुहेली मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई, प्रवक्ता बीजेपी से। सुहेली मेहता जी, महाराष्ट्र में जो हुआ उससे भी बड़ा भयंकर कुछ होने वाला है, ऐसा आपके सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है। तो महाराष्ट्र से बड़ा होगा, महाराष्ट्र जैसा होगा, कई लोग संपर्क में हैं, कैसे तोड़ डालेंगे, फैक्टर्स क्या हैं, कैसे इसे एस्टैब्लिश करेंगे, या फिर हो हंगामा ही होता रहेगा? नहीं, देखिए, ये सबसे पहले पार्टी में क्या होगा कारण नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से मैंडेट बिहार में जनता ने दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन उस मैंडेट का सम्मान करते हुए जिस तरह एक्टिविटी आदरणीय नीतीश कुमार जी किए हैं, तो उस चीज को देख कर ये तो जरूर अंदाज लगाया जा सकता है कि जब जनता से जो मैंडेट मिला उसके अगेंस्ट में आप जाकर काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे राजनीतिक उथल पुथल होगा। आप देख रहे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी से हटकर नीतीश कुमार मिले हैं राष्ट्रीय जनता दल में, तब से कार्यकर्ताओं की तो निश्चित रूप से टूट हुई है। आगे तो विधायक ही जानेंगे कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए हम लोग तो सिर्फ अंदाज ही कह सकते हैं। लेकिन जब आप ये कह रही हैं तो आपके ऊपर भी तो आरोप होंगे। अजित पवार की ये बात याद कीजिए और फडणवीस की बात याद कीजिए। जब फडणवीस से अलग हुए तो उन्होंने कहा कि बस ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। आज क्या हो गया, आज सटे तो सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे तो कई नेताओं की फहरिस्त है आपके यहाँ भी जो महाराष्ट्र में हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्यों अटैक करते हैं? ठीक है, जिनके ऊपर अटैक करते हैं, जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं, जो आरोपी हैं, वो आपके साथ सटते ही ठीक तो कह रहे हैं, तो फिर तो उनका कहना ठीक है कि अच्छा वाला एक वॉशिंग मशीन आप लोगों ने बना रखा है। जैसे ही उसमें जो आरोपी नेता हैं, जैसे ही आप अपने वॉशिंग मशीन में डालते हैं, धुलकर सफेद हो जाते हैं। नहीं, देखिए, ये तो राजनीतिक, ये नॉर्मल सी बात है। 90 में आरजेडी से जनता दल यूनाइटेड भी बना था, नीतीश कुमार जी भी कांग्रेस को तोड़े, आरजेडी को से तोड़े, ये कोई नई बात है नहीं। ये तो होता ही रहता है, जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार। लेकिन अपने आप को तो आप लोग पाक साफ बताते हैं ना कि हमारे यहाँ सब बढ़िया है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं। तो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें तो आप खींचते जा रहे हैं, आपके बगल में बैठ रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं है तब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। जिन भ्रष्टाचार, आप महाराष्ट्र से अगर तुलना करेंगे तो महाराष्ट्र में आपने 3-4 नेताओं को तो आपने बगल में ही जगह दे दी और वो बिल्कुल फडणवीस के बगल में बैठे थे, तो आज सब सही हो गए। और बिहार में जो आप लोग टूट की बात कह रहे हैं या कह रहे हैं संपर्क में है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पहले जा करके उन्हें आरोपी जैसे वो जो आपके पास जो सर्फ या फिर कुछ बढ़िया डिटर्जेंट होगा उससे साफ करके आप उन्हें साफ कर देंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं ये हमारे लायक बन गए। अच्छा, तो उदाहरण तो नहीं रहा है ना, भ्रष्टाचारी कौन है, कहाँ भ्रष्टाचारियों की जमात नहीं, तो ठीक है ना। तो जो भ्रष्टाचारी है, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं, जो सजा याफ्ता हैं, बेल पर आए हैं, ठीक तो है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन आप लोग भी इस तरह से अगर समेट रहे हैं और दूसरे के यहाँ रहते हैं तो आप आरोप लगाते हैं। ये सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है, आरजेडी पूछ रही है आपसे सवाल। आरजेडी क्या पूछेगी? आरजेडी ये देखिए, आरजेडी को पूछने का हक ही नहीं है, तो आपसे पूछेगा कौन? आप तो बताइए ना, आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए।
आपसे हम पूछ रहे हैं, छोड़िए आरजेडी को, हम पूछ रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। लेकिन आरजेडी के नेता तो बिल्कुल बॉडीगार्ड के खड़े रहते हैं मुख्यमंत्री के पीछे बेचारे। अरे छोड़िए, पर्सनल लाइफ में आप लोग बहुत घुसते हैं भाई। सुहेनी मेहता जी का जरा ऑडियो ठीक करवाइए, तब तक हम बात करते हैं। एजाज अहमद जी हमारे साथ मौजूद है। एजाज अहमद जी, एक बड़ी टूट की तरफ इशारा और आज चार्जशीट वाली बात, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि चार्जशीट पर फोकस अभी नहीं करेंगे, उसकी बात हम कर लेंगे कल। लेकिन आज ये बात है कि आज जो महाराष्ट्र में हुआ उससे बीजेपी के बड़े नेता काफी उत्साहित हैं और उन्होंने कहा कि बहुत लोग संपर्क में हैं, तोड़ डालेंगे। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं को नैतिकवान होने का पार्टी होने का दम भरती है, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 तारीख को घोषणा किया था कि पवार फैमिली 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, और वो अजीत पवार जब कृषि मंत्री थे उनके संबंध में कहा था। हसन मुशर्रफ को 2 दिन पहले ईडी ने एफआईआर दर्ज किया, और मुंडे और अन्य लोग, छगन भुजबल, ये सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये घोषणा किए उसके 2 दिन बाद इनको अपने साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिला करके कौन सा वॉशिंग मशीन इस्तेमाल किया कि ये सब भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो गए, ये सब भ्रष्टाचारी इनके लिए बेहतर हो गए। ये कहीं ना कहीं देश के अंदर 2 तरह का नजीर पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो ईडी से, जो सीबीआई से, जो आईटी से डर जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाने का काम करती है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनको जेल की सलाखों में भेजने का काम करते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करते हैं। इस तरह की राजनीति का इनका सोच है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा किस तरह का है, यह स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा भारती मेहता जी, प्रवक्ता जेडी से एक मिनट रुकिएगा। भारती मेहता, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये आरजेडी के साथ मिलने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? अगर ये परसेप्शन सेट भी किया जा रहा है, ये लोगों के बीच मानसिकता अगर सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो हमें जरा ये बताइए, अपने विधायकों से मिलना कहीं कोई गलत नहीं है, एमपी से मिलना कहीं कोई गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये बात है कि जब उत्तराधिकारी की बात आती है तो तेजस्वी सबको नजर आते हैं। ऐसे में जो जेडीयू के नेता हैं वो अपना भविष्य देख रहे होंगे, और ये चिंता आपको भी होगी कि आगे क्या होगा, नीतीश के बाद अगला चैप्टर कौन, और अगला चैप्टर क्या मर्जिंग है, अगला चैप्टर क्या हो सकता है। इस बात को लेकर कभी चिंता होती है? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने जनता के मन की बात अभी अपने चैनल से कही कि जो लोग दोषी होते हैं, आरोपी होते हैं, वो तब तक आरोपी होते हैं जब तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होते ही उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और जहां तक बात या कवायद लगाई जा रही है, ये कयास कि बिहार में कुछ होने वाला है, ऐसा बड़ा होने वाला है, ये सामान्य तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की दिनचर्या है कि वो हर 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन पर हम लोगों को भी जब मिलना होता है, कोई निर्देश लेना होता है, कोई मार्गदर्शन लेना होता है, तो हम लोग लिखवाते हैं। और मुख्यमंत्री जी को जब फुर्सत होती है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कभी 20 दिन भी, राज्य के कार्यों से जब उनको फुर्सत होती है तो वो बुला के पूछते हैं, हाँ बताइए क्या बात है, कैसा क्षेत्र का क्या हालचाल है। तो ये एक बहुत, और ये सब कोई जानता है जेडीयू में। तो इतने दमखम के साथ बीजेपी क्यों कह रही है कि तोड़ देंगे या फिर टूटने वाली है आपकी पार्टी? अब एक बात बताया जाए, मुझे तो ये लग रहा है कि बीजेपी जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, भाई क्या उनके घर में वर्कर, नेता और निर्णय लेने वालों की इतनी कमी है कि हमेशा वो कहते हैं कि कहीं से कुछ अच्छे लीडर मेरे पास आ जाए। ये तो बहुत दुर्भाग्य है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कि जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं उन पे उनको कभी नहीं गुमान होता है। अब जैसे आज दिन में कुछ बातें उठ रही थी कि प्रगति मैदान में कोई बैठक चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी अगर 1-2 नेता जेडीयू के तोड़ के ले आवे तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाएगा। भाई मुझे तो आश्चर्य होता है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो नैतिक नहीं, लेकिन यहाँ तोड़ने की बात नहीं चल रही, यहाँ तो टूटने की बात है। तोड़ना और टूटना दोनों में अंतर है ना विवेक जी, कहाँ कोई टूटने का सवाल है? देखिए ना, आप नेता गिनिए ना, अब प्रशांत किशोर अलग हो गए आपसे, आरसीपी अलग हो गए, कुशवाहा अलग हो गए, सुनिए ना, कुशवाहा अलग हो गए, सुनिए आगे कौन ना, मांझी अलग हो गए, मांझी के बेटे चले गए, हमें जरा ये बताइए, सहनी चले गए,
तो 5-5 नेता को आपने खो दिया, और वैसे नेता हैं जिनके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स घूमती है। तो ऐसा कोई सवर्णों की राजनीति तो हो नहीं रही है। आज सवर्ण कोई सीएम तो बन नहीं सकेगा। सुनील पांडे जी, एक मिनट इस पर प्रकाश डालिए भाई। सुनील पांडे जी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। सुनील पांडे जी, क्या यहाँ पर सवर्णों फॉरवर्ड की राजनीति आपको दिखता है? हमें तो नहीं लगता आप और हम इस दुनिया से उठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये मसला सवर्ण और अवर्ण और पिछड़े का नहीं है, ये सत्ता का खेल है। और ये भारती जी कह रही हैं कि प्रशांत किशोर नेता नहीं थे, इनके पार्टी का उपाध्यक्ष थे वो, जिस समय वो रिजाइन किए थे। आरसीपी उसी लाइन में है, उपेंद्र कुशवाहा उसी लाइन में है, कई नेता हैं, आना जाना लगा रहता है। देखिए, आना जाना लगा रहता है और इसको नैतिक और चारित्रिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। अभी सुहेली मेहता बीजेपी के तौर से प्रवक्ता है, महीना दिन पहले वो जदयू की प्रवक्ता थी। तो इन लोगों से ये बात कहना ही बेवकूफ़ी है, और ये अपनी सुविधा के अनुसार जहां जिनको सत्ता के करीब पहुंचने की बात आती है या जहां सांगठनिक रूप से वो सूट करता है वहां जाती हैं, है ना। तो ये कोई चर्चा 17 में भ्रष्टाचार के आरोप में छोड़ के आए थे, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है ना। अब बात रहा कि ये थोड़ा जल्दी टूट होगी, यदि ऐसा होता है तब। वही ढूंढ रहे हैं सुहेली मेहता जी, वही ढूंढ रहे हैं हम। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, पता नहीं आज क्या नेटवर्क का इशू हो गया। ये आपकी आवाज, चेहरा तो ठीक आ रहा है लेकिन आवाज बड़ी कट-कट के आ रही है। विवेक, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे ये टूट तो होगी, लेकिन ये जल्दीबाजी की टूट होगी, चुनाव से पहले टूट होगी। लोकसभा का चुनाव ये लोग साथ लड़ ले, ये संभव है। तो ये जाएंगे सुनील पांडे जी, ये जाएंगे कि कुछ आएंगे भी? नहीं, जाना आना देखिए, अब कौन कितना जाएगा कितना आएगा ये, क्योंकि लालू प्रसाद आज फुल फॉर्म में दिखे हैं। लालू प्रसाद ने कहा कहीं कोई टूट नहीं, बीजेपी का सफाया कर देंगे। लालू जी देश के अब तक के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। उनकी बात करने की शैली, लोगों से संवाद करने की शैली, उसका कोई जोड़ नहीं है इस देश में। अलग बात है कि कई मुद्दों में वो जेल गए या सजायाफ्ता हैं, ये अलग मसला है, लेकिन जो आकर्षण है उनमें लोगों को जोड़ने के लिए, उसका कोई जवाब नहीं है। जाहिर है कि उनसे एक बार पूछा गया था कि आप तो कह रहे थे कि जीत रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा साफ गोई से कहा था कि क्या मैं कह देता कि मैं हार जाऊंगा। तो ये बड़े शैली के नेता हैं और उनकी बातों को लोग उसी अंदाज में लेता भी है। चलिए एजाज अहमद साहब, ये क्यों डर सता रहा है? जेडीयू के लीडर्स हैं, जेडीयू के अंदर के जो नेता हैं, सुहेली मेहता जी तो अब बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमें जरा बताइए, एक लंबा अरसा सुहेली मेहता ने जेडीयू को दिया और ऐसे 5-6 नेता और भी हैं जो बड़े चेहरे हैं जो अब नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट आपकी जो सहयोगी पार्टी है उसको झेलना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार ने जब से उत्तराधिकारी की बात की है, यंगस्टर्स की बात की है, युवा चेहरे की बात की है, तेजस्वी का नाम, तेजस्वी का चेहरा सीएम के कुर्सी के इर्द गिर्द दिखता है। ये डर आपकी सहयोगी पार्टी के नेताओं को है, और क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव में इतना सपोर्ट मिल पाएगा आपको, अगर डर का माहौल ऐसा ही रहा तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने डर को छुपाने के लिए दूसरे के डर को दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, और जब दौरा करते हैं वो बिहार के सभी नेताओं से मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं। उसी तरह से सभी पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद से फीडबैक लेने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लगातार अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कर्नाटक की तरह कहीं केंद्र में भी इनके यहाँ भगदड़ की स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी? अगर इस तरह की स्थिति है तो ये उस डर को छुपाने के लिए इस तरह का कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल का जो हसीन सपना होता है वो दिखाने का काम अपने माननीय सांसदों को, माननीय नेताओं को कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पिच पर जो 12th मैन के रूप में, खिलाड़ी के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनको पता है कि मेरा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो भी जिनके पास कोई अपना राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, वो भी दावा कर रहे हैं कि जनता दल यू की टूट में मेरी भूमिका होगी। जो 13वें और 14वें नंबर पर खिलाड़ी रिजर्व के तौर पर बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का गुमान है कि मेरे साथ कुछ लोग आ जाएंगे।
देखिए महाराष्ट्र जैसा बिहार में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति अन्य प्रदेशों की राजनीति से बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि यहाँ कहावत ये चलता है कि बेटी और वोट जात में दिए जाते हैं या जातीय समीकरण रचे जाते हैं। यहाँ कोई मराठी नहीं होता, यहाँ पर बिहारी में भी अलग अलग जाति के लोग होते हैं, तो ये संदर्भ कुछ अलग है। लेकिन जो परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि टूट होने वाली, अगर ये हावी होता है तो विपक्षी एकता की जो मिसाल है दी जा रही है कि हम एक जगह और बैठेंगे, बेंगलुरु चलेंगे, उस पर इस पे इफेक्ट आ सकता है। और जो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा बैठक में शरद पवार के कॉन्फिडेंस को, वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, जिसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। और उन्हीं शब्दों में इस बात को एस्टैब्लिश करना चाहती है कि नीतीश कुमार ने जब से अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की घोषणा की है, मामला वहीं से गड़बड़ होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।